नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अरविंद जोशी है और आज हम SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे। जो भी इसमें नई शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी आप म्यूचुअल फंड होता है, जो कि इसमें आप हर महीने एक छोटी सी अमाउंट है या छोटा सा अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट करते हैं और वो हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं। जो आप छोटा सा स्मॉल अमाउंट जो भी इन्वेस्ट करते हैं मंथली, वो आपका जब भी कोई भी SIP में इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, तो आपका जो भी कॉस्ट है वो एवरेज होता जाता है और उस समय जो भी पैसा है या उस समय जो भी भाव है उसके हिसाब से आपको NAV मिलता है। तो इस हिसाब से आपको इसमें आपका जो भी रिटर्न है वो कंपाउंडिंग के रूप में मिलता है और इसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है, यानी 10 से 15% के बीच में आपको इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मिलता है जब भी आप बाय करते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है तो आप जो भी NAV खरीदते हैं वो आपको ज़्यादा मिलते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको ये NAV कम मिलते हैं और इस हिसाब से ये आपका एवरेज होता जाता है। अब आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है वो आपको पहले सेट करना पड़ेगा कि आपका पर्पज़ क्या है SIP करने का। तो SIP का जो गोल होता है, जैसे आपको घर खरीदना है, एजुकेशन के लिए हो गया, रिटायरमेंट के लिए होगा या मैरिज के लिए हो गया, है ना। तो अब आप ये इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं SIP में पैसा लगा रहे हैं वो कितने समय के लिए लगाना चाहते हैं। ये आपके लिए शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म यानी आप जिसमें 1 से 3 साल का कर सकते हो या 5 साल तक आप ले सकते हो। लॉन्ग टर्म यानी 5-7 से ऊपर साल का यानी 20 साल तक, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और आपका एवरेजिंग का भी फ़ायदा मिलता है। अब जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये जो भी इन्वेस्टमेंट है वो शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। शेयर मार्केट जितना ऊपर जाएगा आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो ऊपर जाएगा। यदि आपका शेयर मार्केट नीचे जाता है तो आपका जो भी पैसा लगा है वो माइनस में भी जाता है, लेकिन वो ऑन टाइम बिंग वो रिकवरी हो जाता है। तो आप उसके लिए आपको एक बजट बनाना पड़ेगा। बजट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपकी जो सैलरी आती है उसके हिसाब से आपका मंथली कॉस्ट कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके हाथ में कितना कैश बचता है। अगर ये आपको देखना है तो इसके लिए आप एक्सेल शीट का भी उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर आपका मंथली जो भी बजट है वहाँ लिख सकते हैं और उसके बाद जो भी पैसा बचता है आपके पास वो आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इमरजेंसी फंड। अब जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। इमरजेंसी फंड यानी आपका कम से कम 3 से 6 महीने या 6 से अधिक महीने तक के लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर यदि आपका कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो आपके पास पैसा रहे और उससे आपका गुजारा चल सके। हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो, एक्सीडेंट का खर्चा हो या अनफॉर्चुन कोई काम हो तो उससे चल जाता है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस हिसाब से अभी आपको बजट देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। अब फाइनेंशियल सिचुएशन सबकी एक जैसी नहीं होती है, कभी कभी आपका एक्सपेंस भी होता है। जैसे आप करंट फाइनेंस सिचुएशन हो गई, इंक्लूडिंग योर इनकम, सेविंग, एक्सपेंस, अदर इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको देखना पड़ता है। दूसरा, आपका इनकम भी स्टेबल होना चाहिए और आपके ऊपर मिनिमल डेप्ट हो, यानी आप कंफर्टेबल हो सकते हो रिस्क लेने के लिए। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा सारा डेप्ट है, आपने कहीं से लोन ले रखा और फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है आपका बजट गड़बड़ा जाए और जिसमें आपको हर महीने इसको कंटिन्यू रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब रिस्क टॉलरेंस और कंजर्वेटिव होता है ना। तो जब भी आप भी कोई इस रिस्क को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये लोअर होता है, मतलब पोटेंशियल रिटर्न कम होता है और शॉर्ट टर्म गोल हो तो उसमें भी आपको मिनिमम वॉलेटिलिटी होती है। इसमें वॉलेटिलिटी कम होता है लेकिन आपका उतना रिस्क भी उतना कम होता है और आपका रिटर्न भी उतना कम ही मिलता है। दूसरा हो गया, जैसे इन्वेस्टमेंट जैसे आप करते हो, सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, डेप्ट म्यूचुअल फंड हो गया, गवर्नमेंट फंड, बॉन्ड्स हो गए। इसमें क्या होता है, आपका रिस्क भी कम होता है और आपका जो भी इनकम होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी मिनिमल होता है, यानी कम होता है। रिस्क भी कम होता है, रिटर्न भी कम मिलता है। मॉडरेट यानी ये आपको एवरेज पे रखता है, ना आपको ज़्यादा नुकसान देता है ना ज़्यादा आपको रिटर्न देगा और थोड़ा सा इसमें साइलेंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आप ब्लू चिप स्टॉक हो गया, हाइब्रिड और बैलेंस म्यूचुअल फंड में रखते होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, तो आपका जो भी पैसा लगा उसको मैनेज करता है और आपको नुकसान कम होने देता है, जिससे आपका जो भी पैसा लगा है वो
एवरेज में ही चलता है। एग्रेसिव यानी आप जैसे ब्लू चिप सेक्टर फंड में लगाते हो, स्मॉल मिड कैप में लगाते हो, ये हाई रिस्क वाले होते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, सिग्निफिकेंट फ़ायदा भी होता है, यानी आपको रिस्क रिवार्ड भी इतना अच्छा ही मिलेगा जितना रिस्क इसमें है, क्योंकि ये हाईली मार्केट पे डिपेंड होता है, क्योंकि ये ब्लू चिप फंड है, सेक्टर फंड है और सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, ETFs हो गए, उसी से फार्मा सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक सेक्टर हो गया, तो ये सेक्टर पे डिपेंड करता है। इंफ्रा हो गया, तो यहाँ पर इनका पैसा लगता है और ये मार्केट के हिसाब से दौड़ता भी उतना ही अच्छा है और इतना जल्दी नीचे भी जाता है। अब जब भी आप SIP करते हो तो आपको एक अमाउंट सेट करना पड़ेगा कि आपको जब भी अमाउंट सेट करोगे तो आपको कितना अमाउंट फिक्स रेगुलर बेसिस पे जमा करना है, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया। और जब भी आप करते हैं, मान लो कि आप 2,000 रुपये इसमें लगाते हैं, ठीक है, तो 2,000 रुपये हर महीने आप लगाते हैं, तो आपको हर महीने इसको एक फिक्स डेट के हिसाब से जाना चाहिए, ताकि जो भी एवरेजिंग होता है कोस्ट का उसमें आपको फ़ायदा मिले। साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है। आपका जो भी बजट है उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको होना चाहिए। ये जैसे हमने पहले स्लाइड पे देखा था। अब म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड होता है वो रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है जब आप 3 से 5 साल से अधिक समय के लिए लगाते हैं। और जो डेप्ट फंड होता है इसमें आपको नुकसान भी कम होता है, फ़ायदा भी कम होता है, लेकिन 1 से 3 साल के लिए ही होता है। हाइब्रिड ये कॉम्बिनेशन होता है डेप्ट और इक्विटी फंड का। अब आपको कितने समय के लिए लगाना है और कितना पैसा लगाना वो हमने जैसे देख लिया। अब एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिंग प्लान। अब हमको जब इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, आप AMC यानी जो भी एसेट मैनेज कंपनी उसके वेबसाइट से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई ब्रोकर नहीं होगा। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे आप किसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं, जैसे NJ का iWealth है, ज़ेरोधा का कॉइन है। फिर बैंक्स हैं, जो लॉट ऑफ बैंक्स हैं अपने इंडिया में, जितनी भी बैंक है वो सब करती है, उनके थ्रू भी आप कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। बेटर ये होता है यदि आप किसी फाइनेंशियल थ्रू के जाते हो तो आपको गाइड मिलेगा और आपका जो भी पैसा है वो नुकसान होने से बच सकता है। अब फॉर्मेलिटीज़ क्या करनी होती है, तो आपको इसमें सबसे पहले आपका नो योर कस्टमर यानी KYC प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल होती है, प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, फ़ोटो होता है और आपका जो भी बैंक डेटा है, अकाउंट है, वो भी आप वहाँ पर मैंडेट होता है और आप ऑनलाइन से पैसा वहाँ पे कट हो जाता है और में नाम चलता है। अब इसके लिए आप NJ iWealth का भी उपयोग कर सकते हैं। अब जब भी आपका SIP सेटअप हो जाता है तो आपको उसमें स्टार्ट डेट लिखना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, अमाउंट आफ्टर चूजिंग द फंड। आपको फंड भी चूज़ करना पड़ेगा, आपको 500 रुपये करना है, 1,000 रुपये, 1,500, 2,000 रुपये, तो ये पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। अब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो ऑब्जेक्टिव किया है क्या आपका इन्वेस्टमेंट उसी अनुसार हो रहा है, आपने SIP उसी तरह की है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे चेंज करना है तो आप इसको स्वैप भी कर सकते हो। दूसरा, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो SIP में, कंसिस्टेंसी यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि SIP है वो लंबे समय के लिए होता है और लंबे समय पर ही आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और मार्केट में जो भी स्विंग होते हैं यानी अप डाउन होता है, उसमें एवरेज होकर आपको फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें टैक्स देख लेते हैं, टैक्स क्या हो सकता है। टैक्स जो होता है वो इंडियन टैक्स जो है उस पर डिपेंड करता है कि कौन से स्लैब में कितना आता है, ठीक है। तो जैसे आपके पास कोई इक्विटी फंड है और वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा और फाइनेंशियल में है तो आपको 10% लगेगा, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये 2 तरह के टैक्सेस है जो हमको लगते हैं। अब हम देखेंगे कि SIP की कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो हम जैसे देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फोकस क्या होगा, बेस्ट क्या है, रिस्क लेवल कितना है, कितना समय होना चाहिए, एनुअल रिटर्न क्या मिलता है और टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। यदि आप इक्विटी SIP यानी इक्विटी यानी स्टॉक्स में करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उसके लिए सभी स्टॉक में ही लगाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है, इसमें रिस्क हाई होता है, लेकिन 5 से 10 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, 10 से 15% का आपको रिटर्न मिलता है। दूसरा है लार्ज कैप, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में ही लगाते हैं ये कंजर्वेटिव इक्विटी है, इसमें भी रिस्क हाई रहता है, 5 से 10 साल 8 से 12% का मिलता है और इसमें 10% 1 लाख रुपए से यदि आपका इनकम होता है तो 10% आपको LTCG लगता है यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिड साइज़ कंपनीज में लगाते हैं जो नॉ लार्ज। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अरविंद जोशी है और आज हम SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे, जो भी इसमें नई शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी आप म्यूचुअल फंड होता है, जो कि इसमें आप हर महीने एक छोटी सी अमाउंट है या छोटा सा अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट करते हैं, और वो हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं। जो आप छोटा सा स्मॉल अमाउंट जो भी इन्वेस्ट करते हैं मंथली, वो आपका जब भी कोई भी SIP में इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, तो आपका जो भी कॉस्ट है वो एवरेज होता जाता है, और उस समय जो भी पैसा है या उस समय जो भी भाव है उसके हिसाब से आपको NAV मिलता है। तो इस हिसाब से आपको इसमें आपका जो भी रिटर्न है वो कंपाउंडिंग के रूप में मिलता है, और इसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है, यानी 10 से 15% के बीच में आपको इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मिलता है जब भी आप बाय करते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है तो आप जो भी NAV खरीदते हैं वो आपको ज़्यादा मिलते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको ये NAV कम मिलते हैं, और इस हिसाब से ये आपका एवरेज होता जाता है। अब आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है वो आपको पहले सेट करना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है SIP करने का। तो SIP का जो गोल होता है, जैसे आपको घर खरीदना है, एजुकेशन के लिए हो गया, रिटायरमेंट के लिए होगा या मैरिज के लिए हो गया, है ना। तो अब आप ये इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं SIP में पैसा लगा रहे हैं, वो कितने समय के लिए लगाना चाहते हैं। ये आपके लिए शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म यानी आप जिसमें 1 से 3 साल का कर सकते हो या 5 साल तक आप ले सकते हो। लॉन्ग टर्म यानी 5-7 से ऊपर साल का, यानी 20 साल तक, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और आपका एवरेजिंग का भी फ़ायदा मिलता है। अब जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये जो भी इन्वेस्टमेंट है वो शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। शेयर मार्केट जितना ऊपर जाएगा, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो ऊपर जाएगा। यदि आपका शेयर मार्केट नीचे जाता है तो आपका जो भी पैसा लगा है वो माइनस में भी जाता है, लेकिन वो ऑन टाइम बिंग वो रिकवरी हो जाता है। तो आप इसके लिए आपको एक बजट बनाना पड़ेगा। बजट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपकी जो सैलरी आती है उसके हिसाब से आपका मंथली कॉस्ट कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके हाथ में कितना कैश बचता है। अगर ये आपको देखना है तो इसके लिए आप एक्सेल शीट का भी उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर आपका मंथली जो भी बजट है वहाँ लिख सकते हैं, और उसके बाद जो भी पैसा बचता है आपके पास वो आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इमरजेंसी फंड। अब जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। इमरजेंसी फंड यानी आपका कम से कम 3 से 6 महीने या 6 से अधिक महीने तक के लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर यदि आपका कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो आपके पास पैसा रहे और उससे आपका गुजारा चल सके। हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो, एक्सीडेंट का खर्चा हो, या अनफॉर्सिन कोई काम हो तो उससे चल जाता है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस हिसाब से अभी आपको बजट देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। अब फाइनेंशियल सिचुएशन सबकी एक जैसी नहीं होती है, कभी कभी आपका एक्सपेंस भी होता है। जैसे आप करंट फाइनेंस सिचुएशन हो गई, इंक्लूडिंग योर इनकम, सेविंग, एक्सपेंस, अदर इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको देखना पड़ता है। दूसरा, आपका इनकम भी स्टेबल होना चाहिए और आपके ऊपर मिनिमल डेप्ट हो, यानी आप कंफर्टेबल हो सकते हो रिस्क लेने के लिए। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा सारा डेप्ट है, आपने कहीं से लोन ले रखा और फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है आपका बजट गड़बड़ा जाए, और जिसमें आपको हर महीने इसको कंटिन्यू रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब रिस्क टॉलरेंस और कंजर्वेटिव होता है ना। तो जब भी आप भी कोई इस रिस्क को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये लोअर होता है, मतलब पोटेंशियल रिटर्न कम होता है, और शॉर्ट टर्म गोल हो तो उसमें भी आपको मिनिमम वॉलेटिलिटी होती है। इसमें वॉलेटिलिटी कम होता है, लेकिन आपका उतना रिस्क भी उतना कम होता है और आपका रिटर्न भी उतना कम ही मिलता है। दूसरा हो गया, जैसे इन्वेस्टमेंट जैसे आप करते हो, सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, डेप्ट म्यूचुअल फंड हो गया, गवर्नमेंट फंड, बॉन्ड्स हो गए। इसमें क्या होता है, आपका रिस्क भी कम होता है और आपका जो भी इनकम होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी मिनिमल होता है, यानी कम होता है। रिस्क भी कम होता है, रिटर्न भी कम मिलता है। मॉडरेट यानी ये आपको एवरेज पे रखता है, ना आपको ज़्यादा नुकसान देता है ना ज़्यादा आपको रिटर्न देगा, और थोड़ा सा इसमें साइलेंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आप ब्लू चिप स्टॉक हो गया, हाइब्रिड और बैलेंस म्यूचुअल फंड में रखते होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, तो आपका जो भी पैसा लगा उसको मैनेज करता है और आपको
नुकसान कम होने देता है, जिससे आपका जो भी पैसा लगा है वो एवरेज में ही चलता है। एग्रेसिव यानी आप जैसे ब्लू चिप सेक्टर फंड में लगाते हो, स्मॉल मिड कैप में लगाते हो, ये हाई रिस्क वाले होते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, सिग्निफिकेंट फ़ायदा भी होता है, यानी आपको रिस्क रिवार्ड भी इतना अच्छा ही मिलेगा जितना रिस्क इसमें है, क्योंकि हाईली मार्केट पे डिपेंड होता है, क्योंकि ये ब्लू चिप फंड है, सेक्टर फंड है और सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, ETFs हो गए, उसी से फार्मा सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक सेक्टर हो गया, तो ये सेक्टर पे डिपेंड करता है। इंफ्रा हो गया, तो यहाँ पर इनका पैसा लगता है और ये मार्केट के हिसाब से दौड़ता भी उतना ही अच्छा है और इतना जल्दी नीचे भी जाता है। अब जब भी आप SIP करते हो तो आपको एक अमाउंट सेट करना पड़ेगा कि आपको जब भी अमाउंट सेट करोगे तो आपको कितना अमाउंट फिक्स रेगुलर बेसिस पे जमा करना है, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया। और जब भी आप करते हैं, मान लो कि आप 2,000 रुपये इसमें लगाते हैं, ठीक है, तो 2,000 रुपये हर महीने आप लगाते हैं, तो आपको हर महीने इसको एक फिक्स डेट के हिसाब से जाना चाहिए, ताकि जो भी एवरेजिंग होता है कोर्स का उसमें आपको फ़ायदा मिले। साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है। आपका जो भी बजट है उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको होना चाहिए, ये जैसे हमने पहले स्लाइड पे देखा था। अब म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड होता है वो रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है जब आप 3 से 5 साल से अधिक समय के लिए लगाते हैं। और जो डेप्ट फंड होता है इसमें आपको नुकसान भी कम होता है, फ़ायदा भी कम होता है, लेकिन 1 से 3 साल के लिए ही होता है। हाइब्रिड ये कॉम्बिनेशन होता है डेप्ट और इक्विटी फंड का। अब आपको कितने समय के लिए लगाना है और कितना पैसा लगाना वो हमने जैसे देख लिया। अब एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिंग प्लान, अब हमको जब इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, आप AMC यानी जो भी एसेट मैनेज कंपनी उसके वेबसाइट से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई ब्रोकर नहीं होगा। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे आप किसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं, जैसे NJ का iWealth है, ज़ेरोधा का कॉइन है। फिर बैंक्स हैं, जो लॉट ऑफ बैंक्स हैं अपने इंडिया में, जितनी भी बैंक है वो सब करती है, उनके थ्रू भी आप कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। बेटर ये होता है यदि आप किसी फाइनेंशियल थ्रू के जाते हो तो आपको गाइड मिलेगा और आपका जो भी पैसा है वो नुकसान होने से बच सकता है। अब फॉर्मेलिटीज़ क्या करनी होती है, तो आपको इसमें सबसे पहले आपका नो योर कस्टमर यानी KYC प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल होती है, प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, फ़ोटो होता है और आपका जो भी बैंक डेटा है, अकाउंट है, वो भी आप वहाँ पर मैंडेट होता है और आप ऑनलाइन से पैसा वहाँ पे कट हो जाता है और में नाम चलता है। अब इसके लिए आप NJ eWealth का भी उपयोग कर सकते हैं। अब जब भी आपका SIP सेटअप हो जाता है तो आपको उसमें स्टार्ट डेट लिखना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, अमाउंट आफ्टर चूजिंग द फंड, आपको फंड भी चूज़ करना पड़ेगा, आपको 500 रुपये करना है, 1,000 रुपये, 1,500, 2,000 रुपये, तो ये पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। अब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो ऑब्जेक्टिव किया है क्या आपका इन्वेस्टमेंट उसी अनुसार हो रहा है, आपने SIP उसी तरह की है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे चेंज करना है तो आप इसको स्वैप भी कर सकते हो। दूसरा, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो SIP में कंसिस्टेंसी यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि SIP है वो लंबे समय के लिए होता है और लंबे समय पर ही आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और मार्केट में जो भी स्विंग होते हैं यानी अप डाउन होता है, उसमें एवरेज होकर आपको फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें टैक्स देख लेते हैं, टैक्स क्या हो सकता है। टैक्स जो होता है वो इंडियन टैक्स जो है उस पर डिपेंड करता है कि कौन से स्लैब में कितना आता है, ठीक है। तो जैसे आपके पास कोई इक्विटी फंड है और वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा और फाइनेंशियल में है तो आपको 10% लगेगा, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये 2 तरह के टैक्सेस है जो हमको लगते हैं। अब हम देखेंगे कि SIP की कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो हम जैसे देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फोकस क्या होगा, बेस्ट क्या है, रिस्क लेवल कितना है, कितना समय होना चाहिए, एनुअल रिटर्न क्या मिलता है और टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। यदि आप इक्विटी SIP यानी इक्विटी यानी स्टॉक्स में करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं उसके लिए, सभी स्टॉक में ही लगाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है, इसमें रिस्क हाई होता है, लेकिन 5 से 10 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, 10 से 15% का आपको रिटर्न मिलता है। दूसरा है लार्ज कैप, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में ही लगाते हैं ये कंजर्वेटिव इक्विटी है, इसमें भी रिस्क हाई रहता है, 5 से 10 साल 8 से 12% का मिलता है और इसमें 10% 1 लाख रुपये से यदि आपका इनकम होता है तो 10% आपको LTCG लगता है यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिड कैप, मिड साइज कंपनीज में लगाते हैं जो नॉ लार्ज। अब हम देखते हैं कि मिड कैप साइज में है कंपनीज, वो उनको फोकस्ड ग्रोथ फोकस्ड में पैसा लगाती है। इसमें भी हाई रिस्क होता है, 5 से 10 साल का इसमें समय लगता है, 10 से 15% रिटर्न मिलता है। और इसमें भी LTCG यदि 1 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको 10% आपको लगेगा टैक्स। स्मॉल कैप यानी जो छोटी कंपनी है उसमें लगाते हैं, इसमें रिस्क वेरी हाई होता है। लंबे समय के लिए इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 12 से 18% का आपको इसमें रिटर्न मिलता है, एनुअल रिटर्न आपको इतना मिलेगा। फिर हो गया मल्टी कैप हो गया। ये मल्टी कैप यानी ये तीनों में लगता है, लार्ज हो गया, मिड हो गया और स्मॉल कंपनीज हो गया। डाइवर्सिफाइड होता है, हाई रिस्क हाई होता है। 5 से 10% इसमें आपको लगाने पड़ेगा सभी। ये लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए ये 10 से 15% आपका कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है। अब सेक्टरल या थेमेटिक हो गया थी, अलग अलग सेक्टर है, जैसे IT हो गया, फार्मा हो गया, इंफ्रा हो गया, REIT हो गया। तो ये फिक्स एक सेक्टर में लगाते हैं जो वेरी हाईली होता है, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट 12 से 20% तक का हो सकता है। कैपिटल गेन सेम है, जैसे आपका 1 लाख से ऊपर जाता है एक ईयर में तो आपको 10% लिखेगा। फिर दूसरा है हमारा डेप्ट यानी आप में इसमें बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम और सिक्योरिटी होता है। जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं उसमें भी होता है। स्टेबल इनकम होता है, लो रिस्क होता है। 1 से 3 साल में 4 से 8% तक का आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। दूसरा हो गया लिक्विड फंड है, ये भी डेप्ट फंड में लगाते हैं। पार्किंग शॉर्ट टर्म फंड होता है, रिस्क बहुत लो होता है, 1 साल से ज़्यादा इसमें नहीं लगाना चाहिए, 3 से 5% का मिलता है। यानी आप इसको 1 दिन के लिए लगाओ, 5 दिन के लिए लगाओ, आपका जो पैसा आप पार्क कर दो बस, उसका बेनिफिट मिलता है, जिसको हम ओवरनाइट फंड भी कहते हैं। आपके पास पैसा है, आप 2 दिन के लिए लगा दिया, आपको पैसा मिला, आपने निकाल दिया। इसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगता है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, डेप्ट सिक्योरिटी विद स्लाइटली लॉन्गर ड्यूरेशन, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 1 से 2 साल के लिए 4 से 6% का इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें भी STCG और LTCG में जो भी स्लैब आता है उसके आधार पर आपको टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म हो गया बॉन्ड, ये डेप्ट और मैच्योरिटी होता है, ये इनकम सीकिंग इन्वेस्टर है, लो रिस्क है, 1 से 3 साल का है, 5 से 7%। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, डेप्ट सिक्योरिटीज़ में लगता है, इन्वेस्टर लुकिंग फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड, मॉडरेट है, 1 से 3 साल इसमें आपका टाइम लगेगा होराइजन का, 6 से 8% आपको बेनिफिट मिलता है। यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है और आप प्रश्न पूछना चाहें तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें हम आपको आपके हिसाब आपको प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। आज यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। गिल्ट फंड, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, रिस्क बहुत कम होती है, 1 से 3 साल के लिए होता है और 5 से 7% का आपको बेनिफिट मिलता है। अब हाइब्रिड यानी हर तरह का कॉम्बिनेशन होता है, मॉडरेट होता है, 3 से 7 साल के लिए होता है, 8 से 12% का रिस्क मिलता है। लेकिन इसमें ये होता है कि 65% से ज़्यादा इक्विटी होता है और बाकी डेप्ट होता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, हायर एलोकेशन होता है, इक्विटी में 65 से 80% होता है, मॉडरेट रिस्क होता है, इक्विटी ग्रोथ होता है, मॉडरेट ही होता है। 5 ईयर प्लस में आपको इसमें जाना चाहिए, 10 से 14% का आपको रिटर्न मिलता है। कंजर्वेटिव, हायर एलोकेशन टू डेप्ट में 75 से 90% का होता है, इनकम जनरेशन विद सम इक्विटी, लो टू मॉडरेट, रिस्क बहुत कम होता है, रिस्क कवर्स बहुत कम रहता है, 3 से 5 साल का इसमें आपको होराइजन है, 7 से 10% मिलता है और 20% इंडेक्सेशन होता है LTCG पे। इंडेक्स SIP यानी आप फॉलो मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, पैसिव कॉस्ट, मॉडरेट हाई और सीस होता है, 5 से 10 का टाइम होराइजन है, 9 से 12% आपको कैपिटल गेन लगता है। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी ये टैक्स सेवर है, ये 3 साल के लॉक इन पीरियड में होता है। पहला सेक्शन 80C के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है, 10 से 15% का आपको इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है और टैक्स डिडक्शन अप टू 1.5 लाख अंडर से 80C पे आपको बेनिफिट दिया जाता है। इंटरनेशनल SIP, ये बहुत सारी जो बड़े बड़े फंड है, फंड हाउस है, वो इसमें आपका इंटरनेशनल SIP में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आपको ये गूगल पे ही देखना होगा, वहाँ से आपको बेटर जानकारी मिलेगी इंटरनेशनल SIP कौन कौन से फंड हाउस करवाते हैं।
ये ग्लोबल मार्केट में करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन हाई होता है, रिस्क भी हाई होता है, 5 से 10 साल के लिए होता है, लेकिन 8 से 12% आपको रिटर्न मिलता है। थीमेटिक, फोकस ऑन स्पेसिफिक थीम होता है, जैसे टेक हो गया, हेल्थ केयर हो गया, REIT हो गया, और ये सेक्टर बेस्ड होता है। रिस्क भी हाई होता है, 12 से 20% का आपको फ़ायदा मिलता है इसमें। साथ ही 5 से 10 साल तक लॉन्ग होराइजन में होना चाहिए। अब की पॉइंट की बात करते हैं, जैसे LTCG, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर इक्विटी फंड्स, और ELSS इंटरनेशनल के 10% गॉन्ड एक्सीडिंग 1 लाख पे एप्लीकेबल होता है। STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर इक्विटी 15%, या इफ सोल्ड विद इन 1 ईयर, यदि 1 साल के पहले अगर आप बेच देते तो 15% आपको STCG लगेगा। डेफ फंड आर टैक्स एट 20% विथ इंडेक्सेशन फॉर LTCG होल्डिंग 3 ईयर्स, और ELSS 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में होता है, आपको अप टू 1.5 लाख तक टैक्सेशन का फ़ायदा है, और अंडर 80cc के अंदर आता है। अब हमने जो भी ये बात की है उस पर हम देखते हैं कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग समय के लिए किसी भी SIP में, तो आपको फ़ायदा कितना होता है। दोस्तों, हमने जो भी बात किया बिगिनर के लिए SIP, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए मान लो कि आपने 2000 रुपये हर महीने जमा करते हो 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए 18% के हिसाब से मैं भी गिन रहा हूँ, तो आपको 2 लाख के करीब पैसा मिलता है, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 1,20,000 रुपये, यानी 75,000 का आपको फ़ायदा होता है। यही इन्वेस्टमेंट यदि आप 20 साल के लिए करते हैं तो आपको जो फ्यूचर वैल्यू है 46,86,000 यानी 47 लाख के आसपास हो जाता है। और यदि इन्वेस्टमेंट को आप 25 महीने के लिए करते हो तो आपको जो इनकम है 1,16,46,624 रुपये मिलता है, और जबकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होता है वो 6 लाख रुपये का होता है। तो आप भी विचार कीजिएगा, आप जो भी हर महीने कंसिस्टेंटली इसमें पैसा जमा करते हैं उसका आपको ये फ़ायदा मिलता है। इसमें फ़ायदा इस चीज़ का मिलता है कि मार्केट में जब भी कोई चीज़ की डिमांड बढ़ती है या घटती है तो आप जो भी पैसा लगाते हैं वो एवरेजिंग होता जाता है, और आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है। ये जो होता है वो NAV पे काम करता है कि आज शेयर मार्केट में शेयर का भाव क्या चल रहा होता है, क्योंकि आपका जो भी पैसा इन्वेस्टर लेते हैं वो अलग अलग कंपनियों में सेक्टर के हिसाब से आपका पैसा वहाँ पे लगाते हैं, और इसी के हिसाब से आपको ये फ़ायदा पहुँचाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो या आपको पोर्टफोलियो विषय कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट्स में आप पूछिएगा, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।